हेलो डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने भी EMRS प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया है उनके लिए यह सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक GFR। ठीक है, तो GFR पे हम लोग यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और अगर आप EMRS प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे कंसल्ट करें। आपको इस नोट्स के साथ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे कि आपको सभी सब्जेक्ट्स के टेस्ट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ कम्पिटेंट टू सैंक्शन परमानेंट एडवांस और इम्प्रेस्ड फॉर मीटिंग डे टू डे कंटिजेंट एंड इमरजेंट एक्सपेंडिचर। यानी दैनिक आकस्मिक और आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए स्थायी अग्रिम या अग्रदाय मंजूर करने के लिए कौन सक्षम है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है। ये क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहला हमारा ऑप्शन है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विभाग के प्रमुख। दूसरा है DDO, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। आप लोग यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। हो सकता है DDO का किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का आपको पूछ दिया जाए कि DDO में O का मतलब क्या है, तो ऑफिसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आहरण और वितरण अधिकारी। C है कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट, विभाग के नियंत्रण अधिकारी। और D है चीफ अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपने नोट्स पढ़ा है जो हमने आपको दिया है या फिर आपने डिफरेंट रिसोर्सेज से पढ़ा है तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी विभाग के प्रमुख। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, जैसे कि यहाँ पे देखिए DDO जो है क्या हुआ। तो देखिए, चेक ड्राइंग DDO मीन्स ए ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर फंक्शनिंग अंडर ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हु इज ऑथराइज्ड टू ड्रॉ मनी फॉर ए स्पेसिफाइड टाइप ऑफ पेमेंट्स, असाइनमेंट अकाउंट और लेटर ऑफ क्रेडिट अकाउंट opened in his favor in a specified branch of an accredited bank। ठीक है, यानी कि चेक आहरण DDO का अर्थ क्या हो गया, किसी मंत्रालय या विभाग के अधीन कार्य करने वाला एक आहरण और संवितरण अधिकारी जिसे एक निर्दिष्ट प्रकार के भुगतान के लिए किसी मान्यता प्राप्त बैंक की निर्दिष्ट शाखा में उनके पक्ष में खोले गए असाइनमेंट खाते या क्रेडिट खाते के पत्र के खिलाफ निर्दिष्ट प्रकार के भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे DDO का अर्थ क्या हुआ यह समझ में आ गया। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, तो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। What is the limit of advance payment made to state government or central government agency or a PSU for supply contracts? यानी आपूर्ति अनुबंधों के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की एजेंसी या सार्वजनिक उपक्रम को किए गए अग्रिम भुगतान की सीमा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अग्रिम भुगतान की सीमा है आपको बताना है। तो पहला है अनुबंध मूल्य का 10% यानी 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। दूसरा है 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी अनुबंध मूल्य का 20%। और तीसरा है 40% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी कि अनुबंध मूल्य का 40%। और चौथा है 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी अनुबंध मूल्य का 25%। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। आई होप कि आपको नोट्स पढ़ने का फ़ायदा मिल रहा होगा और उन्हीं उन्हीं में से ये क्वेश्चंस आपके रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। What is the percentage of bid security required to be furnished by bidders in the case of limited or advertised tender inquiry? यानी कि सीमित या विज्ञापित निविदा पूछताछ के मामले में बोलीदाताओं यानी जो बोली लगाते हैं, बोली लगाने वालों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निविदा प्रतिभूति जो सिक्योरिटीज होते हैं, ठीक है, का कितना प्रतिशत आवश्यक है। तो कितना प्रतिशत आवश्यक है, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, 4 to 7%, 1 to 3%, 3 to 6% या फिर 2 to 5%। आप क्वेश्चंस को फिर से देख सकते हैं यहाँ पे।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ लिया है, अब इसके अनुसार आपको करना है आंसर। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 to 5%, यानी डी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A list of potential consultants is to be prepared if the estimated cost of the consulting service is up to, यानी संभावित सलाहकारों की एक सूची तैयार की जानी है यदि परामर्श सेवा की अनुमानित लागत इस प्रकार, यानी कितनी होनी चाहिए, 20 लैक्स, 10 लैक्स, 25 लैक्स या फिर 15 लैक्स। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 25 लैक्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द पीरियड प्रेस्क्राइब टू रेंडर अकाउंट्स ऑफ द एडवांस ऑफ टीए बाय द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड इफ द फैमिली ट्रेवल्स इन मोर देन वन बैच, यदि परिवार एक से अधिक जत्थों में यात्रा करता है तो मृतक के परिवार द्वारा यात्रा भत्ता, जो टीए है यहाँ पे, ठीक है, यात्रा भत्ता के अग्रिम का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अवधि क्या है, क्या टाइम ड्यूरेशन है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला यहाँ पे देख रहे हैं कि विद इन 1 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जर्नी बाय द लास्ट बैच, यानी अंतिम जत्थे द्वारा यात्रा पूरी करने के 1 महीने के भीतर। और बी है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जर्नी बाय द लास्ट बैच, यानी अंतिम जत्थे द्वारा यात्रा शुरू होने की तारीख से 1 महीने के भीतर। और सी है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ एडवांस, यानी अग्रिम की मंजूरी की तारीख से 1 महीने के भीतर। या फिर डी है विद इन 1 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जर्नी बाय द फर्स्ट बैच, यानी पहले जत्थे द्वारा यात्रा पूरी करने के 1 महीने के भीतर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन देख रहे हैं, ये चौथा ऑप्शन रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको करना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ए नंबर, यानी अंतिम जत्थे द्वारा यात्रा पूरी करने के 1 महीने के भीतर। ठीक है, क्वेश्चंस को आपने ध्यान से पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि CPP, ठीक है, पी इसका फुल फॉर्म क्या हुआ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPPP। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट में करें। तो पहला है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, सेंट्रल परचेज प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल, सेंट्रल परचेज पावर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी मेथड्स आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बिड्स, यानी निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया के कितने तरीके हैं। तो 4, 5, 3 या 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 5 तरीके हैं। ठीक है, कितने तरीके हैं, तो 5 तरीके हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कम अंडर द परव्यू ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं परामर्श सेवाओं के दायरे में आती हैं। पहला है एडवाइजरी एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी सलाहकार और परियोजना संबंधी परामर्श सेवाएं। बी है पॉलिसी कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी नीति परामर्श सेवाएं। सी है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी प्रबंधन परामर्श सेवाएं। और डी है ऑल ऑफ दीज, यानी कि यह सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको करना है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विच फंडामेंटल प्रिंसिपल इज एसेंशियल फॉर एन ऑथोरिटी डिलीगेटेड विथ फाइनेंशियल पावर्स फॉर प्रोक्यूरिंग गुड्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी सार्वजनिक हित में माल की खरीद के लिए वित्तीय शक्तियों के साथ प्रत्यायोजित या फिर सौंपा हुआ या प्रत्यायुक्त, जिसका अर्थ हुआ प्राधिकरण के लिए कौन सा मौलिक सिद्धांत आवश्यक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जिम्मेदारी और जवाबदेही, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद है सार्वजनिक खरीद में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, यानी प्रमोशन ऑफ कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट। उसका नेक्स्ट है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर्स, यानी आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार। या फिर ये सभी होंगे। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको
सोचना है, समझना है, उसके बाद आंसर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, ऑल, यानी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको बताना है कि आपने कितना करेक्ट किया। स्टेट द मॉनेटरी लिमिट अप टू विच एनी लॉस ऑफ immovable property by fire, flood, etc. can be reported by a subordinate authority to the next higher authority up to, ठीक है, यानी उस मौद्रिक सीमा का उल्लेख करें जिस तक आग, बाढ़ आदि से अचल संपत्ति के, या क्या चीज़ है, तो अचल संपत्ति के किसी भी नुकसान की सूचना एक अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अगले उच्च प्राधिकारी को दी जा सकती है। तो यहाँ पे बताना है किस रेंज तक, तो 50,000 या फिर 1 लाख, 2.5 लाख या फिर 5 लाख, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको करना है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि 50,000 रुपये। तो आपने कितना करेक्ट किया ये आप ज़रूर बताइए। अगर आप प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल का नोट्स लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें कंसल्ट करें। इस नोट्स के साथ आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, और साथ ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे कि सभी सब्जेक्ट्स के आपको टेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे अभी आप या व्हाट्सअप करें और नोट्स आप ले सकते हैं।